सो मैं इस पूरे पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्लोन कर लेता हूं। अब मैंने गलती क्या कर रखी है कि मैंने एक सिंगल रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट सेटअप कर रखे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहले तो इस रिपोजिटरी को मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना लेते हैं जस्ट डायल वाला, ठीक है ना। जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी वाला मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूं और इस प्रोजेक्ट के अंदर इस सारे जो पर्टिकुलर कोड है, इस कोड को मैं यहां पर जाके जस्ट डायल वाले प्रोजेक्ट में जाके मैं पेस्ट कर देता हूं। यहां पर मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूं, एक्सट्रैक्ट हियर, और इस जिप को मैं डिलीट कर देता हूं। और इसमें से जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है मेरा, जो कि मैंने पोस्टग्रेस के साथ सेटअप कर रखा था, उस प्रोजेक्ट को मैं ले लेता हूं, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूं। ये मैंने डिलीट किया और इसके अंदर जितना भी कोड है ये कट करके मैंने जस्ट डायल के अंदर पेस्ट कर लिया। सिस्टमेटिकली ये एक हम प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। ये हो गया। अब मेरा ये फाइनल प्रोजेक्ट जस्ट डायल वाला मेरा हो गया है, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर कर रखी है। तो मैं इसको वीएस कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूं। इसको वीएस कोड एडिटर के अंदर हम ओपन कर लेते हैं, कोड स्पेस डॉट। क्योंकि मैंने अभी अभी इसको क्लोन किया है और गिट से रिलेटेड सारी चीजें रिमूव हो गई है ना, तो मैं इस प्रोजेक्ट को ट्रैक कर लेता हूं नई रिपोजिटरी पर, ठीक है ना। सो github.com/new एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूं मैं और इसको एक नया रिपोजिटरी नेम दे देते हैं हम, जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर नेक्स्ट जेएस। इस नाम का मैं क्या बना रहा हूं, प्रोजेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। और क्रिएट रिपोजिटरी पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा रिपोजिटरी का लिंक आया और मैंने अपना टर्मिनल स्टार्ट किया। अब मैं करूंगा git init, git remote add origin repo link, git remote add add, git add dot stage commit. This is my first commit, and finally git push origin ब्रांच नेम। सो राइट नाउ मैं मास्टर ब्रांच है मेरे पास, तो मैं मास्टर ब्रांच का सोर्स कोड सिस्टमेटिकली मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर आप देखो पूरा मास्टर ब्रांच पे मेरा पूरा कोडिंग आ गया है, साथ साथ में मेरी बैकएंड की इंस्ट्रक्शन फाइल्स भी आ गई है। आज से हम इसी प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर पूरा जो इंस्टॉलेशन है मुझे दोबारा करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल, और लास्ट में फोर्सफुली आप करने के लिए डैश फोर्स करके सारे पैकेजेस जो package.json में अवेलेबल थे, जिसके अंदर क्या क्या है, प्रिज्मा है, .env है, पोस्टग्रेस है, एक्सियोस है, ये सारे जो पैकेजेस हैं इस npm इंस्टॉल कमांड से डिपेंडेंसी के अंदर जितनी भी चीजें आपने डिफाइन कर रखी है, जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ में ऑब्वियसली यहां पर हम पोस्टग्रेस अभी लेके चलते हैं। सो मैं यहाँ पर services.msc कमांड चलाऊंगा, services.msc मैंने कमांड चलाई और मैं अपने पोस्टग्रेस डाटाबेस को देख लेता हूं कि अप एंड रनिंग है कि नहीं। सो यहाँ पर ये पोस्ट जैसे ही मैंने लिखा तो ये पोस्टग्रेस की सर्विस देखो यहाँ पर रनिंग चल रही है, ठीक है। इसको मैंने बंद किया। अब इसका मैंने GUI ओपन कर लिया, pg admin 4 को मैं लॉन्च कर लेता हूं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहां पर आप देखेंगे क्लोन करते समय .env फाइल नहीं आई, ठीक है ना। तो जो .env फाइल होती है वो नहीं आई। तो मैं .env फाइल को दूसरे प्रोजेक्ट से लेके आ जाता हूं।
क्योंकि .env फाइल जब आप गिटहब पे अपलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट .env फाइल अपलोड नहीं होती है, क्योंकि वो उसमें आपके एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है। तो मैं यहाँ पर मैनुअली मैं क्या कर रहा हूँ, .env फाइल को बना रहा हूँ, और इसके अंदर वो जो डेटाबेस यूआरएल वाला कांस्टेंट है वो हम मैनुअली यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मैं जाके एक बार देख लेता हूँ, प्रीवियस प्रोजेक्ट से उठा लेता हूँ, 26 नवंबर, और ये रहा .env फाइल, इसके अंदर गया मैं, और इस फाइल के अंदर जो मेरा ये डेटाबेस कांस्टेंट थे इनको मैं कॉपी कर लेता हूं, और ये .env के अंदर मैं यहाँ पर ठीक है। सो ये हो गया, और ये कांस्टेंट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने सेव किया। इसमें से आप देखना मुझे कांस्टेंट कौन सा इनेबल करना है, मुझे कांस्टेंट डेटाबेस यूआरएल वाला कांस्टेंट इनेबल करना है। और नीचे आप देखना npm इंस्टॉल करने से सारी चीजें इंस्टॉल हो गई है। अब मैं npx प्रिज्मा इनिट मैंने कमांड चलाई, एक बार इनिशियलाइज कर लेता हूं मैं। सो मेरा प्रिज्मा इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या ये .env के अंदर जो डाटाबेस है क्या हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल पोस्टग्रेस यूजर के अंदर से एक्सेस कर रहा हूं, एक्सपांड कर लेते हैं, पीजी डाटाबेस जस्ट डायल, ये देखो है, तो इसके अंदर एक्सपांड करें हम schemas and finally the tables. So there are 4 tables right now. We have businesses, categories, cities, to do's, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ रही है, और npx प्रिज्मा जनरेट करके मैं इसका क्लाइंट जनरेट करवा लेता हूं, ठीक है ना। इसका क्लाइंट सक्सेसफुली सोर्स के अंदर जनरेटेड के अंदर क्लाइंट जनरेट हो गया है, पूरी कोडिंग जनरेट हो गई है। अब मैं जाके प्रिज्मा के अंदर स्कीमास डिफाइन कर लेता हूं प्रॉपर। प्रीवियस क्लास में क्या दिक्कत आ रही थी कि यार वो कॉलम नेम सेम होने की वजह से इनर जॉइंस में दिक्कत आती है, तो इसको मैं यहाँ पर सिटीज वाले मॉडल के अंदर इसको मैं बोल देता हूँ सिटी अंडरस्कोर नेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको हम बोल देते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, इसको मैं बोल देता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, इसको हम बोल देते हैं सिटी अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं business ID, and then this is the business name, category ID, city ID, and everything is fine. तो ये सारा आपने इसके मॉडल्स डिफाइन किए। अब मॉडल्स डिफाइन करने के बाद ये स्कीमा को आपको दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव पर कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है ना। आपने स्कीमा चेंज कर लिए तो आप इसको करेंगे npx प्रिज्मा db पुश कमांड चलाएंगे, ये आपको वार्निंग देगा कि भाई जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो चले जाएंगे, ये जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट क्या मैंने बताया था कि आप टेबलों को जाके उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है इन टेबल्स को जाके मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इस टेबल को उड़ा देता हूँ, इस टेबल को भी उड़ा देता हूँ, इस टेबल को भी उड़ा देता हूँ, इस टू डू वाली टेबल को भी उड़ा देता हूँ। मगर इसके साथ साथ में एक टेबल अंडरस्कोर प्रिज्मा वाली टेबल जनरेट होती है, देखते हैं एक बार दोबारा से इस कमांड को मैं चलाऊं। देखो इस बार इसने ले लिया, इस बार ले लिया ना, npx prisma db push, उसको टेबलें मिली नहीं, इसने माइग्रेट कर दिया, ठीक है ना। सो ये कुछ प्रिज्मा को अपग्रेड करने के लिए भी कह रहा है, तो ये कमांड चलाने के लिए बोल रहा है, आप चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वन बाय वन ये कमांड्स जो भी सजेस्ट कर रहा है इसको अपग्रेड कर लेता हूं, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए हमें, ठीक है ना। और यहां से जाके मैं दोबारा से जस्ट डायल डेटाबेस को क्या कर लूं, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे नई चीजें लोड हो जाएंगी, देखो बिजनेस टेबल लोड हो गई। अब बिजनेस टेबल लोड हुई तो आप इसके कॉलम को अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप देखो आपको बी नेम मिल रहा है,
BID मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी आप देख लो, कैटेगरीज में भी प्रॉपर कैटेगरीज, कॉलम्स, ठीक है ना, ये आ गए हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं हाउ टू सीड टेबल्स, ठीक है ना। सो जो भी टेबल्स आपके पास पड़ी हुई है अभी, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप सीडिंग करना, मतलब सीडिंग करने का क्या मतलब होता है ना। सीड सीड करने का मतलब क्या होता है, सीडिंग। किसान लोग जो होते हैं बुआई करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। सीडिंग मतलब बीज बोने को क्या बोलते हैं, सीडिंग करते हैं, जिससे हमें कुछ फसल निकलती है। तो यहाँ पर सीडिंग से ये तात्पर्य है कि आपके पास टेबल्स हैं और उस टेबल के अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हो, आप डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो उस प्रोसेस को, डेटा स्टोर करने की प्रोसेस को सीडिंग बोला जाता है। और जनरली ये सीडिंग है ना, प्रोग्रामेटिकल सीडिंग होता है, प्रोग्रामेटिकली सीडिंग, ठीक है ना। तो मतलब मैं कोड लिखूंगा, उस कोड को मैं क्या करूंगा, रन करूंगा, और रन करते ही मुझे टेबल्स में क्या मिल जाएंगे, रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अभी टेबलों के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे पीजी एडमिन में जाना पड़ रहा है ना, इस बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है, मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, गुई की हेल्प लेनी पड़ रही है, और वहां से मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्रामेटिकली डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ कि मैनुअल इंसर्शन कर रहा हूँ, मैनुअल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बोलते हैं सीडिंग। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मैं इसको किस तरीके से मैं सीड करूं। तो मैं एक बार थोड़े से इनको अपडेट कर लेता हूं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, ठीक है ना। सो ठीक है ना। सो यहां पर मैंने सीडिंग के लिए हम प्रोसेस देख लेते हैं। ये आप गूगल ओपन कीजिए, प्रिज्मा प्रिज्मा डीबी सीड कमांड या प्रिज्मा डीबी सीड, ये 3 वर्ड्स लिखेंगे गूगल पर। तो आपको बेसिकली सीडिंग वाले आर्टिकल पर ऑफिशियल वेबसाइट, प्रिज्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें किस टॉपिक पर आपको लेके जाएगा, वो सीडिंग। सीडिंग मतलब हमें डेटा स्टोर करना है, वो भी प्रोग्रामेटिकली। सो सीडिंग करने के लिए हाउ टू सीड योर डाटाबेस इन प्रिज्मा ओआरएम, ठीक है ना। प्रिज्मा ओआरएम के थ्रू डाटाबेस में हमें टेबलों के अंदर क्या डालना है, डेटा डालना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो ये बोल रहा है कि प्रिज्मा ओआरएम इंटीग्रेटेड सीडिंग, एक्सपेक्ट द कमांड सीड की एंड माइग्रेशन ऑब्जेक्ट विद द प्रिज्मा कॉन्फिग टीएस, दिस कैन बी प्रिज्मा डीबी सीड। सो एक हमें कमांड मिलेगी, किस नाम की कमांड मिलेगी, प्रिज्मा डीबी सीड नाम से, एनपीएक्स प्रिज्मा डीबी सीड, ठीक है ना। अब एनपीएक्स हमें लगाना पड़ता है, ये नहीं लगाते तो चलती नहीं है वो कमांड, ठीक है ना। तो एनपीएक्स प्रिज्मा डीबी सीड करते ही क्या होगा, पर्टिकुलर एक फाइल रीड होगी, जो कि आपने सीड वाली फाइल बना रखी होगी, और उस सीड फाइल को वो रीड करके वो आपके इसमें एंट्री कर देगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है कि प्रिज्मा 7 के अंदर, ठीक है ना, ये हमेशा आप ध्यान देखा करो, अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन किस वर्जन के लिए है ये भी आप चेक कर लिया करो। तो मैं पैकेट.जेसन में गया और मैं आपको बता दूं कि भाई मैं प्रिज्मा कौन सा यूज कर रहा हूँ, 7 यूज कर रहा हूँ। तो जब भी आप कोई आर्टिकल या चैट जीपीटी या कुछ भी करो, रेफरेंस रिसर्च कर रहे हो, तो भाई उसको स्पेसिफिकली आप उस टॉपिक को देखना कि आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है जो चीज आप फॉलो कर रहे हो वो पुराने वर्जन की फॉलो कर रहे हो, ना आप फॉलो करने पर आपका काम हो नहीं रहा हो। तो इसलिए यहां पर ये बोल रहा है कि इन प्रिज्मा 7 सीडिंग इज ओनली ट्रिगर्ड एक्सप्लिसिटली बाय रनिंग दिस कमांड, ऑटोमेटिक सीडिंग ड्यूरिंग प्रिज्मा माइग्रेट डेव और प्रिज्मा हैज बीन रिमूव्ड। तो पहले क्या होता था कि आप एनपीएक्स प्रिज्मा माइग्रेट डेव कमांड चलाते समय टेबलें भी बन जाती थी और डेटा भी चले जाता था, पहले होता था। मगर अभी प्रिज्मा 7 में आपको डेटा डालने के लिए अलग से कमांड चलानी पड़ेगी। ये इसका पूरा प्रोसेस होता कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो है, इन दिस गाइड एज डिफॉल्ट वी रिकमेंडेड राइटिंग अ सीड स्क्रिप्ट इनसाइड योर प्रिज्मा फोल्डर, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रिज्मा फोल्डर के अंदर आपको अपनी जो है सीड फाइल बनानी चाहिए। सो व्हाट वी नीड अ सीड फाइल, वी नीड अ सीडिंग फाइल, सीड फाइल और सीडिंग फाइल, वी नीड अ सीड फाइल, ठीक है ना। तो मुझे सीड फाइल कहां पर बनानी है, लोकेशन बताया है, आप अपने प्रिज्मा
फोल्डर के अंदर आपको एक सीड फाइल बनानी है, उस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मगर सीड डॉट, जनरली उसका नाम सीड डॉट जेएस या सीड डॉट टीएस नाम से आप बना सकते हैं। और भी यहाँ पर हम आर्टिकल देखते हैं। सो हम फॉलो कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ये देखो पूरे स्टेप्स दे रखे हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। क्रिएट अ न्यू फाइल seed.js। ये क्या बोल रहा है, seed.js नाम से एक फाइल बनाओ। भाई कहां बनाओ, ये बता रहा है आपको कि भाई कहां पर, प्रिज्मा फोल्डर के अंदर। तो चलो देख देख के फॉलो करेंगे, पढ़ पढ़ के सीखेंगे। सो वी हैव अ प्रिज्मा फोल्डर and what we have to do, we have to create a file called seed.js because we are using javascript for now, we will create seed.js। इस seed.js फाइल को मैंने बना लिया। अब यहां पर हम गए and in seed.js import prisma client, initialize it and create some record। as an example सो यहां पर उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। कौन सा वाला, seed.js वाला एक एग्जाम्पल दे रखा है। कुछ नहीं करना है, इस एग्जाम्पल के कोड को आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि वो चीजें वो बता रहा है कि वो क्लाइंट को इंपोर्ट करो, न फिर आप एक मेन फंक्शन बनाओ, न उसके अंदर आपको जिस टेबल के अंदर एंट्री करनी है तो उसमें आप एंट्री अपनी कर लीजिए। सो यहां पर मैंने कॉपी किया इसको और मैं यहां पर पेस्ट करूंगा किसके अंदर, seed.js के अंदर। seed.js के अंदर पूरा कोड मैंने पेस्ट कर लिया। अब हमें क्या क्या करना है, अब हमें किस किस टेबल में एंट्री करनी है, तो आप देख लो। सबसे पहले तो आप अपने ये करो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिटी से। सिटी टेबल के अंदर मुझे 2-3 सिटी डालनी है। कौन कौन सी सिटी डालनी है मुझे, है ना, प्रोग्रामेटिकली मुझे दिल्ली, मुंबई एंड इंदौर मुझे सिटीज डालनी है, ठीक है ना। तो इसकी हम यहां पर हम करवाएंगे। सो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है ना। सो ठीक है, सो यहां पर मैं पर्टिकुलर ये मेथड्स दी हुई हैं, इन मेथड्स को मैं रिमूव कर लेता हूं। ये क्रिएट, ये पोस्ट को रिमूव किया, क्रिएट को रिमूव किया, देन इस पूरे को रिमूव किया। ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट एंट्रीज करनी है। मुझे डायरेक्ट एंट्रीज करनी है किस टेबल में, मुझे सिटी वाली में करनी है, ठीक है ना। तो मैं इसमें गया, मेरे मॉडल का नाम क्या है, सिटीज है। तो यहां पर प्रिज्मा डॉट सिटीज डॉट, अब यहां पर मैं एंट्री करवा सकता हूं, ठीक है ना। सो प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट इंसर्ट करके हम एक मेथड देखते हैं, प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट इंसर्ट करके हम कमांड देखेंगे। ये मॉडल ये रहा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्रिएट वाला ऑपरेशन हम देख रहे हैं, कौन सा, क्रिएट। CRUD के कितने ऑपरेशन है, बेसिकली 4 ऑपरेशन है, जिसमें से हम सी ऑपरेशन देख रहे हैं। मुझे सिटी को टेबल में डालना है। ठीक है ना। तो ये क्रिएट ऑपरेशन हम देख लेते हैं यहां से। तो देख देख के हम करते हैं। प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट क्रिएट नाम की मेथड है, ठीक है ना। तो डेटा स्टोर करने के लिए प्रिज्मा आपको कौन सी मेथड देता है, क्रिएट मेथड देता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम जाके प्रिज्मा डॉट सिटी डॉट इंसर्ट की बजाय मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, क्रिएट मेथड यूज करूंगा। और क्रिएट मेथड की कॉलिंग करेंगे यहां पर, ठीक है ना। ये मैंने इसकी कॉलिंग करी, ठीक है।
ठीक है ना। अब क्रिएट मेथड की कॉलिंग करी, क्रिएट मेथड में हमें क्या सप्लाई करना है, तो हमें जब भी किसी मेथड की हम कॉलिंग करते हैं क्या सप्लाई करते हैं, हम एक्चुअल आर्गुमेंट सप्लाई करते हैं। ठीक है ना, क्या सप्लाई करते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट आपका क्या हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, आपका फ्लोट वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है। बट द एक्चुअल आर्गुमेंट हियर इज एन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट व्हिच कैन हैव p कॉलन p। ठीक है ना। तो क्रिएट मेथड के अंदर एक ही एक्चुअल आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, वो भी किस टाइप का, a JavaScript object which will have property colon values। ठीक है ना। सो यहां पर अंदर गए, अब यहां पर इस एरिया में तो प्रॉपर्टी आएगा, इस एरिया में वैल्यू आएगा, देख देख के समझते हैं। ठीक है ना, और भी आर्टिकल्स हम देखते हैं। अब इसमें पहला जो की होगा वो डाटा है, और डाटा तो की है और वैल्यू एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। सो एग्जैक्टली हम यहां पर हम करते हैं। तो पहला तो प्रॉपर्टी क्या है, डेटा है, और वैल्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू। तो अब इसके अंदर इस टेबल के जो कॉलम नेम से वो बिलोंग करेंगे। तो सिटीज वाला आप स्कीमा खोलें, पहला कॉलम क्या है आपका, सिटी नेम है। पहला कॉलम तो आईडी है, मगर आईडी को कभी हम डिफाइन नहीं करते क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है ना। शुरुआत अगर हम पहला कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम सिटी नेम हुआ, इंटरनली तो पहला कॉलम आईडी वाला है, मगर उसको इंसर्ट करते समय हम कभी कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है, हमें अलग से इंस्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट लगा रखा है ऑटो इंक्रीमेंट। तो पहला कॉलम मुझे जो मैनुअली स्टोर करना है वो मेरा क्या हो गया, सिटी नेम हो गया। तो यहां पर मैं गया और प्रॉपर्टी की जगह मैंने सिटी नेम दे दिया, और वैल्यू की जगह मैंने यहां से दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने नीमस दे दिया। ठीक है ना। और देखते हैं, और इसके मॉडल के हिसाब से हम देखते हैं। यहां पर हम गए, सिटी नेम के बाद अब दूसरा कॉलम आ रहा है क्रिएटेड एट। क्रिएटेड एट में भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसमें करंट डेट को आप स्टोर करते हो। तो मेरे लैपटॉप में जो भी करंट डेट आ रही है 12 दिसंबर 5 दिसंबर 2025, ये डेट ऑटोमेटिकली इस नाउ फंक्शन से उस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर हो जाएगी। तो आईडी वाला कॉलम और क्रिएटेड एट वाला कॉलम कभी भी आपको मैनुअल स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो मेरा मेन एक ही कॉलम हो गया, वो कौन सा हो गया, सिटी नेम हो गया। तो ये मैंने चीज डिफाइन करी यहां पर। ठीक है ना, मैंने ये चीज डिफाइन करी आपके सामने, किसके अंदर, सीड फाइल के अंदर। तो ये मेरा अभी इस केस में क्या हो रहा है, मैं सिंगल सिटी को स्टोर कर पा रहा हूं। तो मैंने इस वेरिएबल में सिटी को ले लिया और यहां पर मैं इसको कंसोल लॉग करवा सकता हूं। यहां पर मैं इसको कंसोल लॉग करवा सकता हूं, किसको, सिटी को मैं कंसोल लॉग करवा लूं। ठीक है ना, ये सिटी को मैंने कंसोल लॉग करवाया और देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ सीडिंग प्रोसेस में गया, यस ये सारी चीजें मैंने डिफाइन करी, ये उनके हिसाब से थी, बट मुझे इंसर्ट करना था। और बाद में एड द सीड फील्ड इन योर प्रिज्मा config.ts फाइल। ये सीड वाली जो फील्ड है ये आपको यहां पर करनी पड़ेगी। सो prisma.config.ts फाइल में जाओ, रूट लेवल पर आपकी क्या अवेलेबल है, prisma.config.ts फाइल ये पड़ी हुई है। इसमें आप देखना माइग्रेशन वाले कॉलम के अंदर पाथ दे रखा है। ठीक है ना, तो माइग्रेशन वाले के अंदर पाथ देखने को मिल रहा है, मगर सीड वाला वैल्यू नहीं है, तो हमें मैनुअल इसको ये की बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने की क्या बना दिया, सीड नाम से, और कॉलन और वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस को देखो और प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, यहां पर मैंने की किस नाम से बनाई, सीड नाम से। तो जो कमांड बनेगी वो किस नाम से बन जाएगी, npx prisma db seed। अब मान लो मुझे कमांड बनानी है अनिल के नाम से, npx prisma db अनिल। ठीक है ना, और मैं चाहता हूं अनिल नाम से मेरी कमांड बन जाए, और जैसे ही npx prisma db अनिल करूं तो मेरा क्या हो जाए, सीडिंग हो जाए। तो उसके लिए फिर यहां पर आपको की नेम क्या देना पड़ेगा, अनिल देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको की करना पड़ेगा। तो मैं जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए यहां पर स्टैंडर्ड की क्या है, सीड है। तो मेरी कमांड भी क्या बनेगी, npx prisma db seed, और यहां पर नोड स्पेस प्रिज्मा फोल्डर के अंदर seed.js। तो यस मेरे पास seed.js अवेलेबल है, सेव किया, आगे बढ़े और देखा। अब ये बोल रहा है कि फाइनली आप क्या कर लो, npx prisma db seed कमांड आप चलाओ, तो आपका वो कमांड जो है वो आपका डाटा स्टोर कर देगा। सो मैं कर रहा हूं npx prisma db seed नाम से मैं कमांड चला रहा हूं आपके सामने, देखते हैं क्या होता है। देखो उसने प्रिज्मा को लोड किया और
वहाँ पर मैंने रिक्वायर करके रिक्वायर करेगा क्लाइंट को। हाँ, और इसमें इंपोर्ट चल रहा है ना। तो यस, ये तो इसको इंपोर्ट स्टेटमेंट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट में मेरे कन्वर्ट हुए, इन दोनों लाइन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, वो बस रिक्वायर की बजाय वो उस पूरे स्टेटमेंट को, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को मैंने इंपोर्ट में कर लिया। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। Prisma client not found. So @Prisma client, ठीक है ना। तो Prisma client @Prisma client, सो यहां से हम चले जाते हैं किसी दूसरे पेज के अंदर और हमने कहीं ना कहीं Prisma client को यूज कर रखा है। तो APIs routes के अंदर ये देखो, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको यहां पर मैं इंपोर्ट करवा लेता हूं। Prisma client हमने यूज किया था, app city। हाँ, तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्टली प्रिज्मा को इंपोर्ट करवाना है तो वो हमने इस तरीके से करवा लिया इसको। We have a seed.js file, और हमने पर्टिकुलर ये कमांड चलाई npx prisma db seed, और हमें दिक्कत आ रही है। You are facing two separate issues, cannot find modules, इसको मॉड्यूल नहीं मिला। जनरेट करवा लेते हैं, क्लाइंट को जनरेट करवा लेते हैं, npx prisma जनरेट, क्लाइंट हुआ, जनरेटेड क्लाइंट हुआ, इज नॉट जनरेटेड एट, ठीक है ना। यहाँ पर इसको जनरेट हुआ है प्रिज्मा क्लाइंट, तो हमें
CDO database add a seed property to the migration section ऑलरेडी कर दिया है so here it is we already added
Osmo.config.ts सब कमांड में ही ना बाहर से चला रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रही है। अंदर से चलानी मुझे npx prisma dc रूट लेवल से चलानी है। There is a file called fan.js. अब जाके स्टोर हुआ। अब जाके स्टोर हुआ। तो वैसे ऐसे गिव अप नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको फिक्स करो, देखो, करो, इंप्लीमेंट करो। नाउ आई एम सक्सेसफुली एबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड प्रोग्रामेटिकली। ठीक है ना, तो मैंने अभी इसको प्रोग्रामेटिकली इंसर्ट किया है और देख लेते कुछ वार्निंग्स आ रही हैं। तो ग्रेट, योर सीटिंग इज नाउ परफेक्टली वर्किंग। मॉड्यूल, ये जो एरर आ रही है इसको आप पैकेट.json में टाइप मॉड्यूल आप डिफाइन कर सकते हो। सो लेट्स डिफाइन पैकेट.json में मैंने डिफाइन कर दिया टाइप मॉड्यूल में डिफाइन कर लेता हूँ। सीडर फाइल में इमेज की जगह मैं इस बार इंडोर ले लेता हूँ और दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ npx prisma dd seed। ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है और सिटीज में हम जाके ऑल रो करेंगे। ये दो रिकॉर्ड्स हमारे प्रोग्रामेटिकली आ गए हैं। ठीक है, अब ये इसकी प्रोसेस याद तो कर ही नहीं सकते ना, कहाँ कौन सी फाइल में जाके कहाँ कौन से स्टेटमेंट में क्या लिखा, हम वो नहीं कर सकते सर। आप छोड़िए, मतलब मैं भी नहीं कर सकता हूँ याद, बट हमें अगर कोई पर्टिकुलर टास्क मिला है तो लाइक उसको हमें किस तरीके से उसको फिक्स करना है वो चीजें आनी चाहिए। अब मैंने करके बता दिया ना सीडिंग, ठीक है ना। हाँ यस, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके क्लाइंट क्लाइंट की एरर्स को इन्वेस्टिगेट करवा के करके, या तो मैं कसम खा लूं कि मैं जीपीटी यूज नहीं करूंगा तो मेरे को शायद हो सकता है पूरा दिन भर लग जाए उसको फिक्स करने में, और मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करूं, मैं एआई टूल्स यूज करूं, तो मैं उस प्रॉब्लम को जो मेरे पूरा दिन भर लग सकता है उस प्रॉब्लम को शायद मैं 2-3 मिनट में भी फिक्स कर सकता हूं। तो कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं चाहती है। आपको कोई टास्क मिला है, यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू यूज एनी काइंड ऑफ एआई टूल्स, आपको कंपनी अलाउ करेगी डेफिनेटली, बट उसका आपको कॉस्ट पता होना चाहिए कि सर ये हाँ इस तरीके से मैंने यूज किया और वो क्लाइंट की दिक्कत आई थी, मैंने इसको इस तरीके से इंपोर्ट करवा लिया, फिक्स करवा लिया। लाइक यू हैव अ रीजनेबल, आपके पास उसका कंक्लूजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि आपने ये क्यों किया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये क्रिएट मेथड क्या कर रहा है, एट ए टाइम सिंगल रिकॉर्ड ही डाल रहा है ना। अब मुझे
20 सिटीज के नाम एक साथ डालने हैं, तो क्या मैं क्रिएट मेथड के साथ कर सकता हूं? क्या प्रिज्मा की जो क्रिएट मेथड है वो हमें अलाउ करती है मोर देन वन रिकॉर्ड? ठीक है ना, तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कैन आई स्टोर मल्टीपल सिटीज विथ दिस क्रिएट मेथड? ठीक है ना, मैंने जीपीटी से पूछा क्या क्रिएट मेथड के थ्रू मैं मल्टीपल कर सकता हूं क्या? यस, बट प्रिज्मा सिटीज डॉट क्रिएट ओनली क्रिएट वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। ठीक है ना, सो ये क्या बोल रहा है, क्रिएट मेथड जो है वो बनी हुई किस लिए है? एक रिकॉर्ड एट ए टाइम डालने के लिए। तो इसने क्या किया यहां पर, ये लूप जैसा यहां पर इसने मेथड हमें दे दी कि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालने हैं। इफ यू वांट टू स्टोर ठीक है, if you want to store single record with Prisma client, then which method you will use? Prisma dot model dot create method. If you want to store multiple records with Prisma client, which method we will use? Prisma dot model dot create many. समझ में आ रहा है? तो मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर डालने हैं एक ही बार में तो मैं क्रिएट मैनी मेथड यूज करूंगा। अगर मुझे सिंगल रिकॉर्ड डालने हैं तो क्रिएट नाम की मेथड यूज करूंगा। ये क्रिएट नाम की मेथड मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रिज्मा क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, प्रिज्मा मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सो प्रिज्मा डॉट टेबल नेम डॉट क्रिएट मैनी। सो मैं अभी इसी को इसमें कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है ना, सो यहां पर ये हुआ पर्टिकुलर। सो डेटा इज इक्वल टू सिटीज, तो यहां पर ये जो वैल्यू थी यहां पर ये डेटा इज इक्वल टू ये जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ये इसको कट किया, इसको यहां पर ऊपर हमने डिफाइन कर दिया। जैसे यहां पर मैंने लेट सिटीज और उसको मैंने बना दिया व्हाट? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक अरे बनाया और उस अरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है ना, और इस सिटीज को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, तो इस डेटा की पर अब क्या आ गया हमारे पास? अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये अरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट कॉमा अरे के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहां पर मैंने डेली ले लिया। ऐसे में इस अरे के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकता हूं? मल्टीपल। सो दिस इज अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो मैंने अभी 2 सिटी स्टोर कर रखी है, मतलब मैंने 2 ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखे, इंदौर एंड दिल्ली। समझ में आ रहा है? ये इंदौर एंड दिल्ली, और स्टोर करने तो आप की वैल्यू बढ़ाते चलो। तो ये यहां पर मैंने ले लिया मुंबई। ठीक है ना, और मैंने वैल्यू ले लिया, यहां से मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल नीमच, स्टोर कर लेता हूं फिर से। ठीक है ना, अब मुझे अगर मैंने यहाँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स अप्लाई किया तो इस मेथड को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्रिएट मैनी नाम की मेथड से मुझे सब चेंज करना पड़ेगा। और ये मेरी सिटी की बजाय अब क्या हो जाएंगी? इट विल बी मल्टीपल सिटीज एंड आई कैन कंसोल लॉग इट। मैं इसमें कंसोल लॉग कर सकता हूँ, ये नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, ये टॉप टू बॉटम हुआ। इसके साथ साथ इसने जीपीटी ने एक और दिया है, एक स्किप डुप्लीकेट ट्रू। अगर ये पैरामीटर आप दे दोगे, ये पैरामीटर अगर आप दे दोगे यहां पर, तो देखो नीमच मैं स्टोर करने जा रहा हूं और नीमच ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को स्किप कर देगा। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही डुप्लीकेट हो। मान लो पहले नंबर पे इंदौर ले रखा है और उसी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कहीं और पर भी क्या आ गया? इंदौर आ गया। तो ये इस वैल्यू को लेने से क्या होगा? इसकी डुप्लीकेट ट्रू को लेने से क्या होगा कि वो इस ऑब्जेक्ट को पढ़ेगा, उसमें जो जो वैल्यूज हैं वो अगर उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में दोबारा रिपीट भी हो रही है तो उसको डबल एंट्री नहीं करेगा, आपके पास इंडिविजुअल यूनिक वैल्यूज आएंगी। तो देखो इंदौर मैंने कितनी बार लिया? 2 बार लिया ना। और डीबी में हम जाके देखेंगे कि भाई रिकॉर्ड्स, हाँ रिकॉर्ड्स। अच्छा चलो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, यहां से मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूं, सिटी टेबल को ट्रंकेट एंड ट्रंकेट। पता
पता है ट्रंकेट क्या होता है? पूरी टेबल को खाली करना और उसमें भले वो इंक्रीमेंट नंबर चल रहा है वो भी रीसेट हो जाता है, पता है ना आपको। तो मैं इसको इस पूरी टेबल को आपके सामने क्या कर रहा हूं, ट्रंकेट कर रहा हूं, ताकि मैं आपको ये स्किप डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा सकूं, इस वैल्यू से क्या होगा स्किप डुप्लीकेट। सो चलिए अब देखते हैं, ठीक है ना। एनपीएक्स प्रिज्मा डीबी सीड इंटर किया और ये मेरे लिए एंट्री cannot access cities before initialization. Cities ओके अच्छा, ये दिक्कत क्या आ गई, ऊपर वाला वेरिएबल भी सिटीज ने वो रिटर्न वाला भी सिटीज हो गया, इसलिए दिक्कत आ गई। सेम नाम के दो वेरिएबल मैंने कॉमन ले लिए, तो इसको मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, दिस इज माय इंसर्टेड सिटीज, है ना, माय इंसर्टेड सिटीज, और उसी का मैं कंसोल लॉग करवा लूं। अभी क्या हो रहा है, सेम नाम के वेरिएबल्स हो गए ना, इसलिए कोड दिक्कत आ गया। सो आपको वेरिएबल्स हमेशा अलग अलग नेम से आपको डिफाइन करने चाहिए। सो इसको मैं ट्राई कर रहा हूं फिर से, देखो उसने इंसर्ट कर दिया, और कितने इंसर्ट किए उसने, 5, 1 2 3 4 5, जबकि मैंने स्किप डुप्लीकेट ट्रू दे रखा है। तो देखते हैं कि क्या हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मैं पीजी एडमिन में जाके एक बार इसको मैं कर लेता हूं व्यू एंड ऑल रोज, और देखते हैं क्या इंदौर 2 बार आया, इंदौर 2 बार आ गया, जबकि स्किप डुप्लीकेट यहां पर दे रखा है मैंने, ट्रू दे रखा है, फिर भी सर यहाँ वाला रिकॉर्ड उसने स्किप कर दिया, लेकिन डीबी में जो पहले से स्टोर था अरे तो मैंने ट्रंकेट कर दिया ना यहां से, ये देखो मैं दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, ये ट्रंकेट किया, और मैं अब क्वेरी कर लूं आपके सामने, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। चलो कमांड चलाएं, यहां पर मैं गया, दोबारा से मैं ट्राई करूं, अब क्या वो उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्किप करेगा, देखो उसने स्किप नहीं किया, ठीक है, 5 काउंट्स आ गए, ठीक है ना। और यहां पर मैं इसको देखता हूं, दोबारा इसको हम व्यू डेटा करेंगे ऑल रो, तो देखो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं इसी कमांड को दोबारा से फिर से चलाता हूं और उसको ट्रंकेट किए बगैर, तो क्या ये फिर से डबल कर देगा कि ये हमें उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, स्किप डुप्लीकेट हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये है इसका बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना होगा। मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी कोड आप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसका इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है उसके बारे में सोचा करो कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, और इसमें देखते हैं इंसर्टेड काउंट 5 हो गए, मतलब 5 पहले से थे और 5 फिर से आ गए, और इसमें देखा मैंने क्वेरी में कर रहा हूं तो टोटल रिकॉर्ड मेरे पास अब शायद 10 हो गए, है ना। इसका मतलब स्किप डुप्लीकेट ट्रू वाला काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। और हो सकता है ये आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आप उस पे जाके प्रिज्मा की लाइब्रेरी में जाके कहीं ना कहीं किसी बग को आप देख लो, किसी ने पोस्ट कर रखा हो कि भाई ये स्किप डुप्लीकेट वाला तो काम ही नहीं कर रहा है, जबकि यहां पर हमने दे रखा है स्किप इफ अ सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों ही केस में काम नहीं कर रहा है। मैंने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भी डुप्लीकेट ले लिए, इंदौर 2 बार ले लिए, तो भी उसने उसको एंट्री कर लिया। एक बार मैंने क्या किया, सेम रिकॉर्ड को डीबी में स्टोर करवा के फिर से अप्लाई कर दिया, तो भी उसने डबल ले लिए, 5 और 5 10 रिकॉर्ड्स हो गए। मतलब दोनों केसेस में मैंने टेस्ट कर लिया कोड को कि यस 101% स्किप डुप्लीकेट ट्रू काम नहीं कर रहा है, ये कोई ना कोई बग हो सकती है, ये शायद प्रिज्मा 7 में हटा दिया हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च, ठीक है ना। क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि यह काम नहीं कर रहा है, जीपीटी ने उसको बताया है, हो सकता है ये प्रिज्मा किसके अंदर चलता हो, 6 के अंदर चलता हो, शायद 7 में हटा दिया हो, तो मैं कंफर्म नहीं हूं, आपको ये रिसर्च करनी है कि सर ये काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो ठीक है ना। तो आज की क्लास किस बारे में थी, आज की क्लास थी सीडिंग के बारे में। सीडिंग मतलब किसी भी टेबल में रिकॉर्ड्स डालने की प्रोसेस को सीडिंग बोलते हैं। और सीडिंग जनरली हम कब बोलते हैं, जब हमें प्रोग्रामेटिकली डालना है। प्रोग्रामेटिकली डालना है मतलब आप एक कमांड चलाओगे, npx prisma db seed कमांड चलाओगे, और आपकी ऑटोमेटिकली वो सीड फाइल को पढ़ेगा
और उसके अंदर जितनी आपने हार्ड कोडेड लिख रखे हैं वो आपकी टेबल के अंदर स्टोर कर देगा। दिस इज कॉल्ड सीडिंग। और ये सीडिंग की जो मैकेनिज्म है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। अभी हम अपने ऑफिस पे लारावेल पे काम कर रहे हैं। पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है लारावेल, है ना, लारावेल। उस पे भी हम सीडिंग करते हैं, उस पे भी हम सीडिंग करते हैं। हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर मुझे क्या करने हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है। तो हम कमांड चला लेते हैं, वहां पर हम पीएचपी माइग्रेट डीबी डैश डैश सीड नाम की कमांड चलाते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तरीका होता है सीडिंग करने का। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि प्रिज्मा के अंदर हम किस तरीके से सीड कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस को, उसके फ्लो को देखा कि प्रिज्मा के अंदर ये पर्टिकुलर कमांड होती है जिसके थ्रू एग्जीक्यूट करते ही पर्टिकुलर फाइल को वो एग्जीक्यूट करता है और हमारे लिए टेबलों में रिकॉर्ड डाल देता है, इंसर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीबी सीडिंग, डाटाबेस सीडिंग। ठीक है ना।